वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण एक टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनके क्या कार्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं और इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो विगत कुछ वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है, वो सारी आपको शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और इनके उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों हेतु पीठासीन अधिकारियों का प्रावधान किया गया है और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं और सभापति उपसभापति संबंधी जो उपबंध है अनुच्छेद 89 यानी 89, 90, 91 और 92 के तहत दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 93 से 97 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 में इनके बारे में विस्तार से दिया गया है। अब इनका जैसे 93 से ये शुरुआत करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो पुनः किसी अन्य सदस्य को उस पद पर चुनती है। और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार कंपटीशन में प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं और जैसे ये पूछ लेते हैं कि उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है या अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। और परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो उनको न दी गई हो। यानी कि इसको हटाने के लिए पहले 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको भी हटाना है उसको पहले सूचना दी जाती है और उसके बाद में जो सदस्यों का जो बहुमत है उसमें वोटिंग होती है। उसके अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 96(1) के तहत यथास्थिति जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब तक उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी अगर मान लो किसी अध्यक्ष के विरोध में हटाने का जो प्रस्ताव लाया गया है तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने तथा प्रथमतः मतदान करने का अधिकार होता है। यानी कि सामान्य रूप से जब अध्यक्ष को हटाने की बात आती है तो उसको बोलने की स्वतंत्रता होती है, वो उसको अध्यक्षता वो नहीं करेगा लेकिन लोकसभा में अपना पक्ष रखेगा। और महत्वपूर्ण बात है कि लेकिन अगर मान लो जैसे वोटिंग होती है तो मत बराबर स्थिति होने में निर्णायक मत देने का अधिकार उस समय नहीं होता। ये इसमें आगे और आएगा कि एक जगह इसमें बताऊंगा मैं कि निर्णायक मत देने का अधिकार है और एक में अभी बता रहा हूँ कि नहीं है। तो नहीं कब है कि जब उसके विरुद्ध में अगर कोई संकल्प पारित किया गया उसको हटाने के विरुद्ध में, तब उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। निर्णायक मत का मतलब हो गया कि अगर समान दोनों जो भी पक्ष और विपक्ष में समान मतदान होता है, दोनों बराबर रहते हैं, तो जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है कुछ मामलों में। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ में ही कार्रवाई हो रही है तो ये मामला नहीं होगा, यानी उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 95 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। किंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा का ऐसा सदस्य अपने अध्यक्ष के कर्तव्य का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा कुछ वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि वो दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा के जो भी दायित्व है उनका निर्वहन करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब भी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा का प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। यानी लोकसभा गठन होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है और जब तक प्रथम अधिवेशन शुरू होता है नई लोकसभा का तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं और इन दोनों के पदाधिकारियों को निःशुल्क आवास और केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। यानी जो केंद्रीय मंत्रियों को सुविधा प्राप्त होती है वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है और वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। यानी सामान्य जैसे अब इसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता। कई बार प्रश्न थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग करना हो
तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, और उसमें 2-4 ऑप्शन दे देते हैं और इसमें एक ऑप्शन देते हैं कि इसमें से कोई नहीं, तो उसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष से अपना इस्तीफा देता है लेकिन शपथ ग्रहण नहीं कराता, या शपथ ग्रहण लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कोई नहीं कराता, वो एक लोकसभा के सदस्य के रूप में, नॉर्मल एमपी के रूप में शपथ ग्रहण करता है। तो ये भी एक विशेष बात है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप थोड़ा सा इनको गौर करें तो आपको कंपटीशन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे तौर पर नहीं पूछे जाते, थोड़े से डीप पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई ग्रहण नहीं कराता, यानी अध्यक्ष के रूप में उसको कोई शपथ नहीं ग्रहण कराता, वो एक सामान्य सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, और इसलिए मैंने इसको एक अलग कलर से इसको शो कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। नेक्स्ट, अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है कि वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जैसा कि उसके नाम से ही विदित है। दूसरा, संसद की कार्यवाही का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, और यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने और सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो उसकी सदस्यता को निलंबित, सस्पेंड भी कर सकता है, यानी कुछ दिनों के लिए या कुछ एक सप्ताह के लिए या जो भी कुछ समय के लिए जैसी भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार सदस्य को निलंबित भी कर सकते हैं। वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है कि कौन सा किस तरह से ये क्रम होगा। नेक्स्ट है कि वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है, यानी जो दल बदल कानून बना हुआ है उसमें कौन सा, अगर उसमें दल बदल कानून लागू होगा या नहीं होगा। कुछ सदस्य अगर मान लो अपना दल बदल लेते हैं तो और उनके खिलाफ में उसकी पार्टी के जो सदस्य है अगर कोई शिकायत करते हैं तो उसका जो भी फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि वो सदस्य अयोग्य होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद विवादों आदि समय निश्चित करता है कि किस समय राष्ट्रपति का जो भाषण होगा उसके बाद में किस तरीके से वाद विवाद होगा। और वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और सदन में अव्यवस्था फैलने पर वह सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है, यानी सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का भी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, यानी अनुच्छेद 108, आपको ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करके लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको मैंने ये लाल कलर में शो किया है। और दूसरा है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, अब धन विधेयक क्या होता है या वित्त विधेयक क्या होता है या सामान्य विधेयक क्या होता है उसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, या और कोई मैं विस्तार से अगर बता दूंगा। तो अगर मान लो कोई विधेयक पे कंफ्यूजन है कि वो धन विधेयक है या नहीं माना जाए या नहीं माना जाए, जिसको मनी बिल कहते हैं, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता, प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता, किंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत, कास्टिंग वोट जिसको कहते हैं, ये देता है अनुच्छेद 101 के अनुसार। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अगर कोई प्रस्ताव पारित हो तो उस समय वो अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन सामान्यतः किसी बहस के दौरान अगर सदन में मतदान हो और मतदान में पक्ष और विपक्ष दोनों में समान मत आए तो वह निर्णायक मत के रूप में अपना मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष, तो उस समय ये निर्णायक मत का अधिकार उसको है। नेक्स्ट है कि वह विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना का कार्य भी यही करता है, और काम रोको प्रस्ताव की अनुमति भी इसकी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश हो सकता है, और प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों का निर्णय, अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा लोकसभा की सभी संसदीय समितियों की सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी जितनी भी संसदीय समिति है समय समय पे अलग अलग संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, और विशेषकर जब नई लोकसभा का गठन होता है तो संसदीय समितियां बनाई जाती है, तो उनका जो भी अध्यक्ष सभापति जो भी होता है उसको नियुक्त करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, जैसे ये कुछ समितियां होती है, कार्य मंत्रणा समिति है, नियम समिति है, सामान्य प्रयोजन समिति, इसका अध्यक्ष होता है, और सदन में कोई भी सदस्य उसके आज्ञा से ही भाषण कर सकता है, यानी उस सदन में बोलने की अनुमति है लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अलावा वह सदन के कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकालने जाने का आदेश दे सकता है जिन्हें असंसदीय अशिष्ट समझता है। नेक्स्ट, संसद और राष्ट्रपति के बीच में सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है, यानी संसद और राष्ट्रपति के बीच में एक मध्यस्थ का जो काम है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस प्रकार वह सदन और राष्ट्रपति के बीच में मध्य विचार विनिमय का माध्यम है। वह संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, यानी कि
पदेन सभापति का मतलब हो गया कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा वो ऑटोमेटिकली उस कुछ समितियों का अध्यक्ष होगा। वह सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर भी नियंत्रण लगा सकता है, यानी कि सदन में किन लोगों को आने की अनुमति देनी है, प्रेस के या अखबार के जो भी मीडिया कर्मी है उनको प्रवेश देना है या नहीं देना है, ये सारा निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसके अलावा वह सदन के अध्यक्ष सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है, यानी सामान्य जो भी अध्यक्ष होता है वो कार्य करता है, लेकिन किसी परिस्थिति में अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसका जो भी सारा कामकाज है वो उपाध्यक्ष करता है। और ध्यातव्य है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष का यह एक विशेष अधिकार है कि जब उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर उपाध्यक्ष को किसी विशेष अधिकार यह है कि अगर वो किसी संसदीय समिति का उसको सदस्य बनाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वह उस समिति का जो भी संसदीय समिति होगी उसका सभापति बन जाता है। ये विशेष अधिकार है उपाध्यक्ष के लिए। इसके अलावा जो अध्यक्ष है, तो मैंने पहले बता दिया कि अध्यक्ष है वो सभी समितियों के जो भी सभापति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक तो है तात्कालिक अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को तात्कालिक अध्यक्ष घोषित करता है और वह नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसको प्रोटर्म या तात्कालिक अध्यक्ष कहते हैं। अब जैसे इसी में वो बात आ गई कि लोकसभा अध्यक्ष को अलग से कोई शपथ नहीं दिलाता। अब जैसे सीधी सी बात होगी कि जब सबसे पहले चुनाव होंगे, पहली लोकसभा का गठन होगा, तो जितने भी सदस्य होंगे उनमें से जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है सामान्य रूप से उसको जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यक्ष का घोषणा कर देते हैं। और वो सभी सदस्य जो भी नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं जिनमें भावी लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है उनको सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। फिर वो सदस्य अपने में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष है वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, अध्यक्ष के रूप में उसको कोई शपथ नहीं दिलाता। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कुछ विशेष बातें जो भूतकाल में जो घटित हुई है वो, या विशेष बातें ऐसी बातें जो लोग परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ऐसे अध्यक्ष जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी। तो एक तो वीवी जो मावलंकर थे, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे, उनकी, और जीएमसी बालयोगी, इनकी मृत्यु है उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल का संदर्भ में सबसे लंबा जो कार्यकाल 9 वर्ष 11 माह का है वो बलराम जाखड़ का रहा। नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है ये एक ही लोकसभा के दौरान सबसे छोटा कार्यकाल, और ऐसे स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो उद्भव है, जो पद है उसका उद्भव है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ था। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था उसमें इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का जो भी है वो प्रस्ताव था। इससे पूर्व गवर्नर जनरल ही केंद्रीय विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी होता था। और 1921 में गवर्नर जनरल द्वारा पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में क्रमशः फ्रेडरिक वाइट जो भी अंग्रेज थे और सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। और 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे, क्योंकि जो पहले जो सर्वप्रथम चुने गए थे वो फ्रेडरिक वाइट थे, वो अंग्रेज थे, और सच्चिदानंद सिन्हा थे वो उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल है वो 1925 में पहले भारतीय जो अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मीरा कुमार, श्रीमती जो मीरा कुमार है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। उनके बाद में महिला अध्यक्ष के रूप में लोकसभा में श्रीमती सुमित्रा महाजन भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, जो 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक उनका कार्यकाल रहा। और सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी जो मावलंकर थे उनके विरुद्ध उन्हें पदच्युत करने के लिए, उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए, तो यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और बता रहा हूँ कि M.A.S. अयंगर और हुकुम सिंह ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके अलावा श्रीमती मीरा कुमार है पद क्रम में 20वीं तथा व्यक्ति के क्रम में 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, क्योंकि कुछ जो व्यक्ति थे वो 2 बार चुने गए थे। तो पद क्रम में तो 20वें नंबर पे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में 15वें नंबर पे मीरा कुमार थी, क्योंकि M.A.S. अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरदयाल ढिल्लो, बलराम जाखड़ और GMC बालयोगी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। और वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है वो श्री ओम बिड़ला है, जो कोटा के सांसद है, राजस्थान से हैं, और 19 जून 2019 से ये लगातार अपने पद पर कार्यरत है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बातें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थी, उनके कार्य के बारे में।
वो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगला जो टॉपिक है वो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में बात करेंगे। किस तरीके से उनका कार्यक्षेत्र होता है, क्या उनके अधिकार होते हैं, या इनकी नियुक्ति कैसे होती है, या अन्य जो भी इनके संबंध में सामान्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस संबंध में नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।